अगर समाज का फायदा है और उसमें अगर कभी बाई चांस सरकार से टकराना पड़ जाए और आपको ये खतरा लगता हो कि सरकार से टकरा का नुकसान है, वो नुकसान भुगतना पर तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। तो इसलिए हम अपने मकसद बता देते हैं आपको, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपके बीच हम क्यों आए हैं, आज आपको किस चीज़ के लिए बताने के लिए आए हैं। दरअसल पिछले 8-7 साल से लगातार समाज में घूमते हुए एक दो बात समझ में आई और फिर वो बातें हमने समाज के सामने रखना शुरू किया। उसी प्रक्रिया में हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं। हमने ये देखा, समाज से पूछी हुई बातों के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अशोक भाई आप आ जाओ। तो समाज से पूछी हुई बातों के आधार पर एक बार पूछ लो वो फोन भी दे देंगे कि आ जाओ। आज के टाइम पे अगर अपने पुराने टाइम से कंपेयर करो, जब आप हमारे उम्र में थे उस टाइम तक अगर आप थोड़ा हिसाब लगाओगे ना, तो समाज में अपराध भी बढ़ा है, नशा भी बढ़ा है, परिवार भी टूटे हैं, समाज भी टूटा है। आदमी के घर में पहले सोना चांदी भरपूर मात्रा में हुआ करता था, आज वो कंगाल हो लिया। खेत की सारी जमीन आज बैंकों में केसीसी के नाम पर गिरवी पड़ी है। पानी आपका पीने का खराब हो चुका है, अंडरग्राउंड पानी को ये लोग लगातार फैक्ट्रियों के पानी के माध्यम से नीचे बोर करके न खराब करने लग रहे हैं। केमिकल्स का बोलबाला ये है कि शरीर स्वस्थ नहीं रहता बहुत ज़्यादा दिनों तक लगातार जो आदमी इनके केमिकल्स इस्तेमाल करने लग जाए। बीज जो है वो पूरी तरह से बाजार के काबू में आ चुका है। राम 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 जी। तो खेत का जो बीज है, वो भी बाजार के काबू में आ चुका है। आज किसान के पास अपना बीज नहीं बचा। जो पेड़ हैं, जो पुराने वाले पेड़ बच रहे हैं देसी, वो बच रहे हैं। नए वाले जितने भी पेड़ हैं वो सारे हाइब्रिड लगाने लग रहे हैं ये लोग। नए खेत की जो पैदावार है, इधर से जो डंगरों का बीज है वो भी हाइब्रिड आने लग रहा है। चारों तरफ मतलब आदमी के लिए भी अब इतना मुश्किल हो गया है संतान पैदा करना कि IVF सेंटर इतने खुल गए हैं। तो आदमी हाइब्रिड रखा है तो अब सीन ये है कि आपके गांव की जो व्यक्तिगत जमीन है वह तो पड़ी है बैंकों में गिरवी, और जो गांव की सामूहिक जमीन है जैसे चौपाल की, अस्पताल की, जोड़ की, स्कूल की या बणी की, शामलात की, वो सारी जमीन सरकार ने कर ली है अपने नाम। यानी गांव जो बसा था वो ये सोच के बसा था कि कल को उसे अगर अपने ज़रूरत का सामान कहीं बाहर से ना मिले तो वो अपने ज़रूरत का सामान सारा का सारा उगा सके, अपना बना सके और उसके बाद अपना इस्तेमाल कर ले। लकड़ी का काम गांव में अपना कर ले, लोहे का काम अपना गांव में कर ले, कपड़ा अपना गांव में खुद बना ले, और खाने पीने का सामान जो अनाज तो जो अपना है वो अपना है ही है। तो हमें पानी के अतिरिक्त हम किसी के मतलब किसी तरह से भी निर्भर नहीं है किसी भी तरह से बाहर से। पानी भी हमारे पास पहले तो अपने रिजर्वायर हुआ करते, या बारिश का पानी स्टोर कर लिया, या जोड़ का पानी भी हम तो छान के वो भी पी लिया करते, कोई बात नहीं। बात यह है कि अपनी जो व्यवस्था है, जो गांव की अपनी व्यवस्था हुआ करती थी, वो व्यवस्था अब किसी और के हाथ में जा रही है धीरे धीरे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो व्यवस्था जा रही है बाजार के हाथ में बेसिकली, और बाजार इस व्यवस्था को काबू कर रहा है पॉलिटिकल पार्टियों की बनाई हुई सरकार के जरिए। यानी सरकार, बाजार और व्यापार एक हो गया, और जो गांव है वो अकेला पड़ रहा है। तो गांव के लोग अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं रखा, तू शहर चला जा, खेत में कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी खेती को घाटे का सौदा अगर नहीं बनाएंगे तो किसान अपनी खेती से दूर नहीं करेगा अपने बच्चों को, तो उसके बच्चे भी खेत बचाने की लड़ाई लड़ने लग जाएंगे। इसलिए खेती को घाटे का सौदा करके किसान को मजबूर कर दिया कि वो अपने बच्चे को खेती की तरफ लेके ही ना जाए और वो नौकर बनाने की दिशा में ही काम कर ले। उधर से वो ये कह रहे हैं कि नौकरी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कंप्यूटर आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो कुल मिला के कहानी ये बनी कि हमारे पास अपनी इस लड़ाई के लिए लड़ने के लिए इतने लोग नहीं हैं कि वो गांव की खेती को और ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि किसी ने इसके ऊपर जागरूक ही नहीं किया।
जागरूक करना दे, इसलिए पिछले 3 साल से यह मेडिकल इमरजेंसी और एक रोज की रोज अपने कागजों को आधार कार्ड के साथ जोड़ने का खेल इनका पुराना चल ही रहा है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो आता है बच्चे। आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य आप क्या देखते हो? क्योंकि मैं जहां से देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि खेत की ज़मीन जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे आपकी बैंकों के पास जमा है, मैंने गांव में एक बार एक गांव के अंदर अलग अलग तबके से जा कर के पूछ लिया। मतलब उसमें ऐसा भी जमींदार भी था जिसके 30-40 किले थे, और ऐसा भी था जिसके 2-3 किले थे, और 1 एकड़ वाले का भी पूछ लिया। सब ने केसीसी का पैसा निकलवा रखा है, और कमाल की बात यह है कि किसी के पास भी केसीसी का पैसा जमा कराने के लिए कैश नहीं है। मतलब पैसा नहीं है उसके बैंक अकाउंट में जमा कराने के लिए। उसको केसीसी का पैसा जमा कराने के लिए किसी से उधार लेना पड़ता है, रिश्तेदार या दोस्त से, और वो जमा करा के फिर अगले दिन वापस कर देता है। तो किसी के पास जमा कराने का पैसा नहीं है। बैंकों के पास जाओगे, बैंकों से कैश लेने चले जाओ तो मैनेजर कहता है कि अभी कैश नहीं है, दोपहर को आना, शाम को आना, अगले दिन आना। वो कह देगा है नहीं, आप एनईएफटी करा दो, चेक से भेज दो, ऑनलाइन कर दो। आप कहोगे मुझे कैश ही चाहिए, तो फिर वो दूसरी ब्रांच से मंगाने पड़ते हैं उनको, उसका ड्रामा करते हैं, तो दूसरी ब्रांच से मंगाए। मतलब बैंक के पास भी कैश नहीं है, जिसने लोन ले रखा है उसके पास भी कैश नहीं है, और पूरे समाज जो है वो कैश से वंचित है, और साथ में सारा समाज कर्जदार है। अब बच्चों की पढ़ाई को लेकर के दे लेते हैं कि गांव में 2 तरह के स्कूल हैं, एक सरकारी एक प्राइवेट। सरकारी स्कूल के मास्टर को पढ़ाने के अलावा बाकी सब कुछ करने के प्रेशर है। उनको हर बुधवार को गोली देनी है आपके बच्चे को, फिर आके कोई भी नया इंजेक्शन आएगा वो भी आपके बच्चों को लगवाना है, फिर आपका कभी आधार कार्ड किसी चीज़ के साथ जोड़ना है, कभी कोई एंट्री ऑनलाइन करनी है, कभी अपार आई डी बनानी है, कभी कुछ बनाना है। ये काम लगातार सरकारी मास्टर कर रहा है। प्राइवेट मास्टर जो है उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई ये काम तो एक क्लर्क कर देगा या टीचर स्कूल क्लास टीचर कर देगा, लेकिन उनका एक ही काम है कि वो अपने बच्चों को रट्टे 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 वाली एजुकेशन दे रहे हैं। लास्ट में जब बच्चा, यहाँ सारे पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, मैं देखूँ अगर 25 साल इंजीनियरिंग करने के बाद और फिर एमबीए करने के बाद भी किसी प्राइवेट कंपनी में अगर कोई 50,000 1 लाख रुपए की नौकरी लग जाए, तो आपको मैं बताऊं कि कंपनी वाले ये कहते हैं, मतलब उस टाइम पे, कि जो आज तक सीखा है ना उसको छोड़िया, अब नए सिरे से हम सिखाएंगे करना क्या। यानी कि जो पढ़ा वो भी किसी काम का नहीं। अब ना वो डांगरों में काम आ रहा पढ़ा लिखा बालक के, ना वो घर में काम आ रहा, कोई चीज़ खराब हो जाए उसमें काम नहीं आ रहा, रिश्तों को बचाने में वो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरे चीज़ों में वो इंटरेस्टेड नहीं। कुल मिलाकर के मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी पढ़ाई हमारे बच्चे को जीवन के लिए तैयार नहीं कर रही। और फेलियर और पास का परसेंटेज देखा जाए तो मैंने एक कैलकुलेशन करी थी एक गांव के अंदर, कि गांव के बच्चे या माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा कितना करते हैं और उसके बदले में उनको हासिल क्या होता है। 4500 वोट थे उस गांव के अंदर। उन 4500 वोटों में 1300 बच्चा गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाता था, 4 स्कूलों में, ज़्यादातर 4 स्कूल थे, एक स्कूल और था, मतलब हम 4-5 स्कूलों में जाते थे सारे बच्चे पढ़ने के लिए। और हमने टोटल खर्चा कैलकुलेट किया था पढ़ाई का, तो जिस टोटल गांव का खर्चा निकल के आया था 53 लाख रुपया महीने का। यानी एक गांव अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर शहर में पढ़ाने का जो खर्च कर रहा है वो लगभग 53 लाख रुपया कर रहा है। और उसके बदले में मैंने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उस गांव से उठाया था, तो पूरे 5 साल में, ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये 2017-18 की बात बता रहा हूँ, ये मैंने जो किया था 18-19 में। तो जो पूरे गांव में 5 साल के अंदर जो खर्चा था यानी कि मैंने ये कैलकुलेट किया कि इस हिसाब से साल का जो खर्चा है वो लगभग 6 करोड़ रुपया हो गया, और 5-6 साल का खर्चा टोटल 25-30 करोड़ रुपया हो गया। उस 25-30 करोड़ रुपए का टोटल गांव में जो रोजगार का जो आंकड़ा था वो थे 2 बच्चे 5 साल में। उस दौर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि
5 साल की मेहनत के बाद अगर 25-30 करोड़ रुपया पूरा गांव वेस्ट करके आपके बच्चों को 2 तो सरकारी नौकरी मिलती है, 5 प्राइवेट नौकरी मिल जाती है, बड़ी वाली जिसको हम किसी इंजीनियर टाइप की नौकरी कहते हैं, और उसके बाद बाकी की जो नौकरियां हैं वो किसी कोई टोल टैक्स पे लग रहा है, कोई मॉल में लग रहा है, कोई प्राइवेट कंपनियों में जाके काम कर रहा है, कोई गुड़गांव की किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो साइड में कर दो। मतलब तो बाकी का जो बच्चा है उस जिसका जो बच्चा उस स्कूल में पढ़ने लग रहा है, मैंने पूछा है कि किस स्कूल में पढ़ा आपका बच्चा, उन्होंने बताया जी फलाने स्कूल में पढ़ा है। मैंने इस स्कूल में आपके पड़ोस का या आपके परिवार का कोई और बच्चा भी पढ़ा है, क्योंकि ये स्कूल तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं। बोला हाँ इसका चाचा जो है वो इसी स्कूल से पढ़ रहा है। तो इसका चाचा आजकल क्या करता है? बोला कुछ नहीं है, गाड़ में बुग्गी पे बैठा बैठा मोबाइल चलाए जा रहा है। तो वो जो गाड़ में बुग्गी पे बैठ के मोबाइल चला हुआ है तो वो उसका चाचा का यो मतलब आपने देख नहीं लिया कि आपके बच्चे का भविष्य यो ही होने वाला है, फिर आप उस स्कूल में भेजने का क्या लॉजिक है? तो जी हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो हमने फिर गांव वालों से बात करी, और बात करके क्योंकि ये लॉकडाउन से पहले की प्रक्रिया थी तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस था। हम फिर हर घर में जा करके गांव वालों से बात करके आए कि चलो एक बार बैठते हैं आप और स्कूल में बैठ के और चर्चा करते हैं इसके ऊपर कि आपको होना क्या चाहिए। गांव में बैठ गए, सबसे पहला सवाल यह है कि क्या हम किसी बच्चे को नालायक का मतलब है जो किसी भी चीज़ के लायक ना हो, या बेकार यानी जिसके पास कोई काम ना हो, जो कर ना सकता हो, जो कोई काम ना कर सकता, कुछ यानी उसके कर्म में उसके हाथ में कोई वो ना हो, कलाकारी ना हो। तो कोई भी आदमी क्या बिना हुनर का हो सकता है? बेकार हो सकता है। बेकार मतलब जिसके पास कोई हुनर ना हो, जो कुछ कर ना सकता हो। तो हमने गांव वालों से एक बात पूछी कि क्या परमात्मा किसी बच्चे को बिना किसी मतलब के भेज देगा इस धरती के ऊपर, बिना किसी कारण के? तो कोई मतलब आपको जो पेड़ पौधे बेफजूल के लग रहे हैं, मुझे लगता है कि बेफजूल के नहीं होंगे, वो किसी ना किसी के काम के पक्का मिलेंगे। वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो किसी जगह पे काम आएंगे ही आएंगे। वो हमारे लिए जो है ना वो मतलब वीड हो सकता है, हमारे लिए उसको जरूरत ना हो ऐसा हो सकता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। प्रकृति के लिए वो बच्चा या वो पौधा जो है वो खराब नहीं हो सकता, चाहे छोटे से छोटा जीव कोई भी हो। तो जब गाँव वालों से बात करी कि बच्चा कोई भी बेकार पैदा नहीं हो सकता, बच्चे को परमात्मा ने किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया है, बच्चा किसी मतलब कुछ ना कुछ तो टैलेंट लेके पैदा हुआ है, फिर ये हमारी ड्यूटी बनती है, चाहे उसके समाज की, उसके माँ बाप की, उसके स्कूल वालों की, या किसी की भी। मतलब ये एक अलग विषय है कि आप बैठ के चर्चा कर लें कि उस बच्चे को परमात्मा ने कैसा दिमाग दिया है, ये पता लगाना हमारा काम है। और यदि हम हमारा काम पूरा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम एक बहुत बड़े फेलियर है। अब आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, किसी टीचर ने आज तक ये नहीं बताया अपने माँ बाप को कि जी आपके बच्चे का दिमाग फलानी चीज़ में ज़्यादा चला है, इसको इस तरीके से तैयार कराएंगे आप इसके जीवन के लिए। क्यों जी? बताया नहीं ना, कभी कोई नहीं बताता। वो सिर्फ इतना बताते नंबर इतने आए, बस इसका फालतू कुछ नहीं। और माँ बाप ने भी ये नहीं पूछना आता कि भाई ये बच्चे के नंबर कौन आए, चलो मान लिया, मान लो सारों के 100 में तो 100 नंबर आ जाएंगे, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है उनके लिए? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हमने 2016-17 में किया था दिल्ली में और चंडीगढ़ में। तो हम सभी बच्चों के लिए तो नौकरी तो पॉसिबल ही नहीं है। नौकरी का जो प्रतिशत मैंने कैलकुलेट किया है, सारे भाई बैठे हैं, चाहे अभी लगने वाली जो नौकरियां हैं, जो 24,000 नौकरियों का ड्रामा था, वो ड्रामा इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि उनमें से एक बच्चे की 3-3, 4-4 जगह अभी सिलेक्शन हो रखी है, 2-2 जगह तो कहीं की हो रखी है बच्चे, क्योंकि वो पढ़ने वाले बालक थे। तो 24,000 में तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो लगभग 8-9 हज़ार बालक ऐसे होंगे जो 2 जगह सेलेक्ट हो रहे हैं या पहले कोई नौकरी करने लग रहे हैं ऑलरेडी पहले से ही। जैसे पीछे 18,000 भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, उसमें से लगभग 11-12 हज़ार बालक नौकरी छोड़ के जा लिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वो लग गए चपड़ासी की नौकरी और वो अपना नहीं कर पाए ज़्यादा दिनों तक, फिर अपना छोड़ के बोले इससे बढ़िया तो हम ट्यूशन पढ़ा लेंगे, वो ठीक है, तो वो चले गए। अब यहाँ यही काम अब हो रहा है। इसमें जो बच्चों ने फार्म भरे थे
उसका अगर आप प्रतिशत निकालते हो कि अलग अलग भर्तियों में भरने वाले फार्म और 24,000 का प्रतिशत अगर आप निकालते हो तो 0.01% से भी कम आता है। यानी कि फेलियर की जो गारंटी है, यानी फेल बच्चे कितने हुए अगर प्रतिशत निकालें, 99.99% से ज्यादा बच्चा फेल होया। समझे ना जी? भाई एक गांव में से 4 लग गए कोई बात नहीं, पर बालक तो एलिजिबल तो 1000 थे, 1000 में से 4 का प्रतिशत निकालोगे वो तो 1% भी नहीं हुआ ना, पूरा 0.4% होया ना वो तो। यानी 1% बच्चा भी कामयाब नहीं हुआ है अल्टीमेटली अगर इसको देखा जाए तो। ये जो, और ये भी भर्ती कितने साल में निकली है, ये जो भर्ती है ना 24,000 वाली, ये भर्ती 2012 की अटकी हुई थी। मतलब 14 में सरकार बनी थी, 12 में भर्ती का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया था, 14 में इस भर्ती को रोक दिया था, फिर कोर्ट में चले गए थे, फिर इस भर्ती के ऊपर स्टे मुकदमे चलते रहे, यानी कि जाके 12 साल में जाके इसकी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। और 12 साल के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद भी परसेंटेज जो है वह 1% से भी कम आओ। तो हम ये सोच रहे थे कि भाई हर एक बच्चे के पास टैलेंट है और हर एक बच्चे को उसके टैलेंट के हिसाब से तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो समाज की है। तो समाज में इस दायित्व को निभाएगा कौन? मतलब ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि जब भी जहाँ भी जाते हम गांव में, पिछले 7-8 साल से मैं गांव जा रहा हूँ, तो गांव वालों के सामने समस्या आई कि इसको करेगा कौन काम को। भाई जो पढ़ा लिखा तबका है वो नौकरी ढूंढने में व्यस्त है, जो अनपढ़ तबका है उसको मालूम नहीं है करना क्या है, जो खाम खाई खाली पड़ा है वो जो है वो करेगा कि नहीं करेगा हमें नहीं पता। गांव वालों के सामने यह दिक्कत आई और मेरे सामने भी थी यह समस्या। तो मैंने 2 जगह अपना प्रोजेक्ट चालू किया था, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था, और उसके बाद हिम्मत बढ़ी हमारी। प्रोजेक्ट ये था कि जी मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम 3 साल की उम्र के बच्चे का, 3 साल 4 साल 5 साल मतलब 3 से लेकर के और उससे बड़ी उम्र के बच्चे का टैलेंट पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे को ऐसा दिमाग दिया है परमात्मा ने, अगर ये क्लास में बैठ के ऐसे करता है तो इसका ये मतलब है, और आने वाले टाइम में अगर ये खेती करेगा तो खुश रहेगा या खेती करेगा तो दुखी रहेगा, ऐसा भी है। एक आदमी को खेत से एलर्जी है, दूसरे को शहर से एलर्जी है, और किसी का बच्चा अगर डीसी लग रहा है और माँ बाप दोनों चले जाओ तो थोड़े दिनों में कई लोग वापस आ जाते हैं ना, भाई हमारा जी नहीं लगा वहाँ, महीना करे 2 महीना बोलते आ जाए, उनको शहर में कोई मन नहीं लगता, उनको गांव में ही मन लगेगा। तो कोई मिट्टी के लिए बना, कोई डंगरों के लिए बना, कोई पानी के लिए बना, कोई पढ़ने के लिए बना, कोई प्रैक्टिकल काम करने के लिए, कोई डिज़ाइनिंग के लिए, कोई कला के लिए, कोई किस तरह से भाषा के लिए। तो ऐसे करके हर बच्चे को टैलेंट दिया परमात्मा ने, और वो टैलेंट पता करने की टेक्नोलॉजी अपने पास है। इंडिया में इस पे काम करने वाला मैं पहला आदमी हूँ। तो मेरे पास 2 रास्ते थे कि भाई या तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से ढेर सारा रुपया कमा लिया जाए, क्योंकि मेरा बिजनेस यही है असल में। मतलब मैं वैसे तो यही काम करता हूँ कि इसका हम चार्ज लेकर के लोगों को बताते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक नियम बनाया था, क्योंकि मैं गांव की धरती से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो मैंने एक नियम बनाया था अपनी लाइफ में कि गांव से पैसा नहीं लूँगा मैं कभी भी। मतलब अगर गांव का कोई मतलब स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा तो गांव का पैसा शहर में नहीं लाएंगे, बल्कि शहर का पैसा गांव में लाएंगे। अगर गांव बचाना है तो गांव से पैसा निकलना बंद करना पड़ेगा किसी भी तरह से, चाहे कंपनियों का पैसा, चाहे कंपनियों के नाम पे, चाहे किसी भी नाम पे, गांव का पैसा गांव के अंदर ही सर्कुलेट करना चाहिए अगर गांव बचाना है तो मेरी एक बच्चे की जो फीस है, मतलब ये पता करने की कि ये बच्चे में क्या टैलेंट है, वो 1.5 लाख रुपया है। कि भाई आपके बच्चे, पेरेंट को बता दिया माँ बाप को, माँ बाप फिर उसको उस दिशा में काम करने लगा दो, तो बच्चा अपने दिशा पकड़ लेता है अपने आप। जैसे आज के टाइम पे जाओगे ना किसी माँ बाप के पास, तो उसको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका करें क्या। 10वीं क्लास तक लगभग लाख रुपया साल का खर्च होता है बच्चे की पढ़ाई पे, लगभग अंदाजन। और 10वीं क्लास तक 13 क्लास बनती हैं, 12-13 लाख रुपया वेस्ट करके, और 10वीं के बाद फिर सोचे भी कौन सा सब्जेक्ट लेना, फिर 12वीं के बाद फिर सोचे भी क्या करा, फिर आगे सोचे भी क्या करा,
फिर कोचिंग में लगा हुआ है। और ये जो 24,000 भर्ती होगी, इनने तो अपने यूथ का भविष्य बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। क्योंकि अब तो लाखों करोड़ों लोग जो बच्चे हैं ना, वो तैयारी करने पर लग गए हैं। उनने अपनी सारी ज़िंदगी का सारा काम छोड़ गया, वो तैयारी पर लग गए। अब ये 5-5 साल की तैयारी करके तो बेचारे चपरासी लगे थे, ये वाकई में 10-10 साल की तैयारी करके के लगेंगे हमें नहीं पता। मतलब उनके नाश का रास्ता खोल दिया इन्हें। बाकी बच्चों अब इससे खेती से भी दूर हो गए, गाँव से भी दूर हो गए, नए किसी रेवोल्यूशनरी काम से भी दूर हो गए। तो उन बच्चों को हर एक रचनात्मक ने ये सोचा, पीढ़ी को तो खराब करने के लिए मौजूदा तंत्र काम कर ही रहा है, इनकी अगली संतानों को बचाने के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। तो फिर हमने गांव में एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा कि क्या वाकई में गांव में कोई लोग आएगा। तो हमने सारा गांव बुलाया, इकट्ठा करा, घर घर जाके हम बुला के लाए और हमने गांव वालों से पूछा कि भाई यदि हम अपनी ये टेक्नोलॉजी गांव को दे दें, भाई पूरा गांव अपने बच्चों का टैलेंट पता लगा ले कि इन बच्चों के पास ये टैलेंट है, और जो बच्चा जिस तरह के काम करने के लिए बना है, अगर वो फैसिलिटी आप गाँव में ही ले आएँ, बजाय इसके कि हम अपने बच्चे को ऐसे बसों में भर के, ऐसे इन वैनों में भर के शहर भेजें और वहाँ करोड़ों रुपया फूकें, इसकी बजाय वो करोड़ों रुपया यदि हम उन्हीं टीचर्स को अपने गांव में नहीं ला सकते हैं क्या? और अगर आप 6 करोड़ रुपया साल का, मैंने उस गांव वालों को जब ऐसे वो पूरा रजिस्टर दिखाया था मैंने, ये देखो इस आदमी का इतना खर्च हो रहा है, इसका इतना हो रहा, टोटल मिला के गाँव का 6 करोड़ तो ये 6 अपने गाँव के सामूहिक स्कूल में लगा लो तो संगमरमर का नहीं बना लोगे क्यों जी? सिर्फ 1 साल के खर्चे में आप अपना जैसा चाहो वैसा स्टेडियम, जैसा चाहो वैसा स्कूल, जैसी चाहो वैसी लैब, सारे खेलने के यंत्र, सारे वाद्य यंत्र, सारी तरह का काम कर सकते हो 6 करोड़ रुपए में। मैंने उस गांव वालों को जब बताया, गांव वालों को समझ में आया कि टोटल ओवरऑल तो हमने कभी सोचा ही नहीं इस बात के ऊपर। तो मैंने कहा इसमें देखो आपका भी किसी का नुकसान नहीं, और सारा का सारा जो मेहनत है वो गांव में यूज हुई, और सारे बच्चे गांव में। तो अब गांव के बच्चों के पास, जैसे अभी ये बस में गए हैं ना बच्चे जितने भी, आप किसी भी बच्चे का हिसाब लगा के देख लेना, कम से कम 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को, 3 घंटे कम से कम सिर्फ यात्रा में खराब होते हैं बच्चे के, नहीं होते हैं जी? लगभग 3 घंटा। मैं ये कह रहा हूँ पूरे बच्चे से 24 घंटे में से मात्र ये 3 के जो टाइम बच्चे का वेस्ट हुआ है ना, ये वेस्ट होया टाइम उस काम पे लगा दो जिस काम के लिए बच्चा बना है, बाकी का सारा काम न्यू का न्यू करने दो, तो भी बच्चा ग्रो कर जाएगा। उसको अगर समाज के काम पे लगाने की हम आदत डालें तो ये सिर्फ तब संभव होगा जब गांव के लोग जागरूक हो जाएंगे। तो हमने गांव वालों से ये पूछा कि आप बताओ जी, हम ऐसा करें कि ना करें? गांव वाले बोले जी बहुत सही काम है, करना चाहिए। तो मैंने कहा फिर ये मैं नहीं करूँगा गाँव में आके, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, मुझे फिर दिहाड़ी चाहिएगी। भाई मैं क्यों करूँ आपके बच्चों के लिए, बच्चे तो आपके हैं। तो आप फिर पूरा गांव में से जो वॉलंटियरली इच्छा से इसके ऊपर काम करना चाहता है वो अपना नाम लिखवा दो। तो पूरे गांव की सभा थी, उसमें से नौजवानों ने नाम लिखवा दिया। 63 बच्चों ने, मैं जिस गाँव की बात बता रहा हूँ यही गाँव था टेली के पास, उनमें से 63 बच्चों ने नाम लिखवा दिया कि जी हम करेंगे। उन 63 बच्चों ने ट्रेनिंग चालू करी, उनमें से 6 ने वो ट्रेनिंग पूरी करी। 6 के बाद फिर 12 हो गए, और हम लगभग हर बच्चे को, मतलब पहले सरकारी स्कूल के बच्चे हमने टारगेट किए कि पहले हम ये देखेंगे कि जो भी शामिल होगा ना, जैसे उस मुहिम में हमने ये टारगेट रखा कि आप में से जो शामिल होगा उसके बच्चे को सबसे आखिर में लेंगे। क्योंकि हमारी भावना क्या है कि भाई बच्चे सबके साथ ले हैं। भाई हम ये नहीं करेंगे कि भाई हमने अपना काम कर लिया और निकलो यहाँ से, अब अपना इस मुहिम में से निकलो ना। अब इस मुहिम को आखिरी आदमी तक लेके जाएंगे, जिसको बात समझ में नहीं आई है उसको भी बैठ के एक बार समझाएंगे। तो समझाने वाले लोगों की बड़ी कमी है। ये सोच करके हमने जब गांव के लोगों में इस बात का प्रचार किया तो बहुत ही शानदार रिजल्ट ये आए कि भाई हम लगभग हर बच्चे का टैलेंट पता लगाने में कामयाब हो गए। और फिर 20 दिन के बाद, यानी कि हमने अगला टारगेट लिया था कि अगले 2 महीने में 3 महीने में हम हर पेरेंट की काउंसलिंग कर देंगे
नहीं तो ज़्यादा करेंगे तो 5 महीने लग जाएंगे। और हर एक पेरेंट को ये बता देंगे कि तुम्हारे बच्चे के पास ये टैलेंट है, अब तुम बताओ इस टैलेंट को निखारने में हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें दिल्ली से लाना पड़ेगा। अगर तुम कहते हो कि उस आदमी को दिल्ली से लाएं तो हम ला के गाँव में उसके लिए रहने का अरेंजमेंट हम करेंगे, उसकी तनख्वाह का अरेंजमेंट आप पूरा गाँव में तैयार है कि नहीं। तो हमने कैलकुलेशन किया था कि जितना खर्चा आज माँ बाप करने लग रहा है उसके लगभग 1/4 खर्चे में सारे अरेंजमेंट हो जाने थे। मतलब खेल के भी, रिक्रिएशन के भी, कला के भी और भाषा के भी, और जितनी चीज़ें भी खेत में, मतलब खेत में काम करने वालों की भी, मतलब सब जगह पे हमारा 1/4 हिस्से में काम हो जाएगा। और साथ के साथ 1/4 हिस्से के बाद हमारे बच्चे गांव के गांव में रहेंगे, ट्रैवल करने से बचेंगे और अपने खेत से जुड़ेंगे। और गरीब और अमीर का बच्चा जब एक जगह पढ़ेगा तब जा करके उसे पूरे समाज का पता चलेगा कि ये भी आदमी है और ये भी आदमी है। आज के टाइम पे गांव के ही 3-4 हिस्से हो रखे हैं और हम लोग का जो डिवीज़न है, हम लोग जो अलग हो रखे हैं वो ये हो रहे हैं कि हमने अपने आप को अमीर और बड़ा दिखाने की होड़ लग गई, जो कि बहुत ही गलत है समाज के अंदर। क्योंकि यदि किसी गरीब या वंचित तबके को छोड़ दिया जाएगा तो फिर वहाँ से जो अपराध की स्टार्टिंग होगी वो फिर वहाँ तक भी आएगा। और अगर कोई अमीर अकड़ में नशा करने लग जाएगा तो वो नशा फिर पूरे गांव में जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आप किसी भी तबके को अकेला